मिर्जापुर नाम के एक शहर में एक खानदान रहता था। उस खानदान में एक बूढ़ी औरत, उसका बड़ा बेटा राजेश, बड़ी बहू कामना, छोटा बेटा संजय और छोटी बहू विशालखा रहते थे। राजेश और कामना की एक 16 साल की बेटी थी जिसका नाम ईशा था, और संजय और विशालखा का एक 10 साल का बेटा था जिसका नाम गोलू था। इस घर में बस बड़ी बहू कामना की ही चलती थी। राजेश की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जिसमें उसने अपने छोटे भाई संजय को नौकरी पर रखा हुआ था। राजेश दुकान पर पूरा दिन मेहनत करता था और घर में उसकी बीवी विशालखा काम में लगी रहती थी। घर के हर बड़े फैसले से लेकर राशन तक की छोटी छोटी चीजों तक कामना की ही मर्जी चलती थी। संजय और विशालखा बहुत सीधे सादे थे। वे उनसे परेशान थे मगर कभी कुछ नहीं कहते थे। कामना एक अमीर घराने से आई थी और विशालखा गरीब घर से, इसी वजह से कामना विशालखा को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। एक सुबह जब राजेश और संजय दुकान जाने की तैयारी में होते हैं, जोर से, अरे विशालखा, कहाँ है तू? इनको दुकान जाने में इतनी देर हो गई है और तूने अभी तक इनका खाना पैक नहीं किया। तुझे पता है ना, त्योहार आ रहा है तो इनको दुकान जल्दी खोलनी होती है। जी दीदी, मैं बस करने ही वाली थी। वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह जाकर आंख लगी तो उठने में देर हो गई। तेरी तबीयत तो काम करने के वक्त पर हमेशा ही खराब हो जाती है, कामचोर कहीं की। विशालखा जल्दी जल्दी टिफिन पैक करके राजेश और संजय को दे देती है और वो दोनों दुकान के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विशालखा अपने कमरे में जा रही होती है कि कामना फिर से उसे पीछे से आवाज देती है, अभी तो हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया है, तू बिना नाश्ता दिए कहाँ अपने कमरे में जा रही है? अरे बहू, विशालखा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे जाने दे और थोड़ा आराम करने दे। आराम? और कितना आराम करेगी ये? और आप बीच में नहीं बोलें तो अच्छा हो। जब देखो तब अपनी छोटी बहू रानी की तरफदारी करती रहती हैं। अरे माँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। दीदी, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। विशालखा की तबीयत बहुत खराब होती है, उसकी कमर में भी शदीद दर्द होता है, फिर भी वो जैसे तैसे सबके लिए नाश्ता बनाती है। कामना और ईशा तुरंत नाश्ता कर लेती हैं और बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचाते। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। ताई और दीदी तो सारा नाश्ता खा गए, अब मैं क्या खाऊं? क्या अपनी माँ से शिकायत लगा रहा है? बहुत बोलने लगा है। चुपचाप जो फ्रिज में रखा है वो खा ले। और विशालखा, तू छत पर जा और सारे कपड़े धो दे, मगर उससे पहले पूरे घर की सफाई करके जाना। जी दीदी। विशालखा पूरे घर की सफाई करती है, फिर छत पर जाकर ढेर सारे कपड़े धोती है। कपड़े धोने के बाद वो उन्हें सुखा ही रही होती है कि कामना आ जाती है। जरा सा काम करने में पूरा दिन निकाल देगी क्या? बाजार से सामान भी लाना है, वो कौन लाएगा? दीदी, मैं ले आऊंगी। ठीक है, चल, मैं पार्लर जा रही हूँ, अपने लिए थोड़ी शॉपिंग भी करनी है तो थोड़ा लेट हो जाऊंगी, इसलिए जब तक मैं वापस आऊँ मुझे रात का खाना तैयार मिलना चाहिए। ठीक है दीदी। कामना पार्लर चली जाती है और विशालखा बेचारी घर पर अकेली पूरा दिन काम करती रहती है। विशालखा के साथ कामना का रवैया ऐसा ही रहता था जिससे सभी घरवाले दुखी थे, मगर कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर कोई कुछ बोलता तो वो अपने पति राजेश से शिकायत कर देती और वो हमेशा घर छोड़ने की धमकी देने लगता। बूढ़ी माँ अपने खानदान को अलग होता नहीं देख सकती थी, इसलिए सब कुछ चुपचाप सह रही थी। विशालखा और संजय को इसलिए भी सहना पड़ता था क्योंकि संजय राजेश की दुकान पर ही काम करता था। उसके पास न कोई दूसरी नौकरी थी, न ही इतने पैसे कि कोई काम शुरू कर सके, इसलिए दोनों पति पत्नी भी खामोशी से सब सह रहे थे। कामना रोज पूरा दिन विशालखा से काम करवाती और उसके बेटे को डांटती रहती। संजय बेचारा पूरा दिन दुकान पर मेहनत करता, मगर बदले में उसे अपनी मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं मिलते थे। विशालखा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती। विशालखा रोते हुए, मैं नहीं झेल पाऊंगी ये सब, इससे अच्छा तो कहीं जाकर मर जाऊं। परेशानी के आलम में एक रात विशालखा पास की नदी में जाकर कूद जाती है। नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ होता है और उस पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल ये सब देख रही होती है। हैरान होकर, अरे ये औरत पानी में कूद क्यों गई? आखिर ये मरना क्यों चाहती है? मुझे इसे बचाना होगा। चुड़ैल होकर तुमने मेरी जान बचाई? क्योंकि मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ जो किसी का बुरा नहीं करती। मगर तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दो मुझे। आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम मरना चाहती हो? और मेरे परिवार को बहुत सताती है, जानवरों की तरह मुझसे पूरा दिन काम करवाती है। चाहे मैं बीमार ही क्यों न हूँ, वो तरस नहीं खाती, मेरे बच्चे को डांटती रहती है और मेरे सास ससुर की भी इज्जत नहीं करती। तुम्हारे साथ बिल्कुल वही सब हो रहा है जो कभी मेरे साथ हुआ था। मैंने तो बेवकूफ़ी में आकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मेरे बच्चों और पति की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम फिक्र न करो और बेफिक्री से घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। अपने परिवार के बारे में सोचकर घर वापस आ जाती है और जाकर सो जाती है। सुबह जब विशालखा उठकर बाहर आती है तो किसी की आवाज आती है। आवाज सुनकर कामना भी बाहर आ जाती है। कोई है क्या घर में? जल्दी बाहर आओ और सुस्ती में काम वाली पाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ जाओ बहन जी, मगर हमें कोई काम वाली की जरूरत नहीं है। अरे मैडम, बहुत सस्ते में झटपट काम करूंगी, आप एक बार मुझसे काम करवा कर तो देखो। बोला ना नहीं रखना, चल अब जा यहाँ से।
और अगर तुम्हें रखेंगे तो ये मेरी देवरानी विशालखा पूरा दिन बोर हो जाएगी। अच्छा तो मैडम मैं सिर्फ आपके काम करूंगी और आपकी देवरानी विशालखा का कोई काम नहीं करूंगी। मैं सब कुछ करूंगी, जैसे हाथ पांव दबाना, मालिश करना। मैंने तो पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है। मैं सब काम घर पर ही कर दूंगी। आपका पार्लर का सारा खर्चा बच जाएगा और बदले में बस मुझे सोने की जगह और 2 वक्त का खाना दे दीजिए। ऐसी काम वाली तो मुझे कहीं नहीं मिल सकती, तुरंत रख लेना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम शांति है। अच्छा शांति, मैं अभी नहाने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। जी मैडम। शांति कपड़े इस्त्री कर रही थी कि अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सा तदफ्फर आया। उसने धीरे से इर्द गिर्द देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अब समय आ गया है अपने असली रूप दिखाने का। कुछ ही पलों में शांति का चेहरा बदल गया, आंखें लाल हो गईं, दांत लंबे और नुकीले, बाल बिखर गए। वो दरअसल वही चुड़ैल थी जिसने विशालखा को बचाया था। कामना को अब उसके किए का मजा चखाना है, मगर ऐसे कि घर के किसी को नुकसान ना पहुंचे। उस दिन से शांति यानी चुड़ैल कामना के हर आदेश को इस तरह पूरा करने लगी कि देखने वाले हैरान रह जाएं। कपड़े इस कदर चमक कर आते, खाने में ऐसा स्वाद आता कि खुद कामना भी तारीफ करने लगती। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को कामना के कमरे में चीजें अपने आप गिर जाती, कभी आईने में धुंधला सा डरावना चेहरा नजर आता, कभी बिस्तर हिलने लगता। शुरू में कामना ने नजरअंदाज किया, लेकिन दिन प्रतिदिन उसका डर बढ़ता गया। एक रात किचन में आग लग गई। सारी फैमिली भाग कर आई। कामना चिल्ला रही थी, कामना बचाओ बचाओ, सब जल जाएगा। शांति दौड़कर आई और एक झटके में आग बुझा दी। सब हैरान रह गए। शांति बहन, तुमने तो कमाल कर दिया, वरना हमारा घर जल जाता। शांति मुस्कराई, लेकिन उस मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उस रात वो कामना के कमरे में गई और धीरे से बोली, देखा कामना, जान बचाना भी आता है और सबक सिखाना भी। याद रखो, दूसरों के साथ बुरा करने वाला कभी सुकून से नहीं रहता। कामना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार विशालखा के पास गई, उसके हाथ पकड़कर बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। विशालखा हैरान रह गई, लेकिन उसने दिल से कामना को माफ कर दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सब में प्यार बढ़ने लगा और शांति एक दिन चुपके से गायब हो गई, जैसे कभी आई ही ना हो।